हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट। तो आज से एक 9th का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस चैप्टर का नाम है वर्क एंड एनर्जी। तो ये बेसिक चैप्टर है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इसका 11th 12th नीट जेई के लिए, तो इसको अच्छे से समझना जरूरी है। और एक चीज याद रखना, जो वर्क होता है हर फील्ड में काम आता है, वर्क और एनर्जी, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, मैग्नेटिक हो, कुछ भी हो, तो वर्क समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं। देखो, इस चैप्टर को बहुत ही बेसिक से शुरुआत करेंगे हम, आराम आराम से समझो। फिजिक्स क्या बोलता है कि किसी भी बॉडी के दो स्टेट होते हैं। अकॉर्डिंग टू फिजिक्स देयर आर टू स्टेट ऑफ बॉडी। अब केमिस्ट्री में चले जाओ, केमिस्ट्री में आप क्या बोलोगे? बॉडी में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। लेकिन फिजिक्स क्या बोलता है, न्यूटन साहब क्या बोलते हैं कि बॉडी के दो स्टेट हो सकते हैं। एक तो आपकी बॉडी मूविंग होगी या तो आपकी बॉडी रेस्ट होगी। ठीक है, तो फिजिक्स के एंगल से अगर आप सोचोगे तो बॉडी आपकी मूविंग होगी या रेस्ट होगी, मोशन में होगी या रेस्ट होगी। व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी मोशन में होगी? अगर उसकी पोजीशन टाइम के हिसाब से कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है तो दैट बॉडी इज इन मोशन, और उसकी स्टेट चेंज नहीं हो रही है तो दैट बॉडी इज इन रेस्ट। ठीक है ना, तो दो तरह के स्टेट हो सकते हैं। अब रेस्ट बॉडी मतलब बुक केप्ट ऑन टेबल, इट इज रेस्ट, एंड मून रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, इट इज इन मूविंग, या कार मूविंग ऑन द रोड, ये भी मूविंग बॉडी है। ठीक है, तो अब रेस्ट बॉडी को अगर आपको मूव कराना है या मूव बॉडी को अगर आपको रेस्ट कराना है तो एक चीज आपको अप्लाई करनी पड़ेगी, एंड दैट इज फोर्स। तो न्यूटन साहब का एक लॉ है कि मूविंग बॉडी मूविंग ही रहने की कोशिश करेगी, रेस्ट बॉडी रेस्ट ही रहने की कोशिश करेगी, अनटिल एंड अनलेस, जब तक उस पे फोर्स एक्ट नहीं होता। तो सिर्फ फोर्स बोलोगे तो आप गलत हो, कैसे सर? ये तो करेक्ट है ना। देख लो, सपोज ये बॉडी रेस्ट है, मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं दोनों साइड से, ये 5 न्यूटन और ये 5 न्यूटन, तो क्या ये बॉडी मोशन में आ सकती है? नहीं आ सकती, बिकॉज ये 5 एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। तो ऐसे को बोलेंगे हम बैलेंस फोर्स। क्या बोलेंगे? बैलेंस फोर्स। ठीक है ना, तो हमें क्या लगाना पड़ेगा? हमें लगाना पड़ेगा अनबैलेंस फोर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा। कैसा फोर्स लगाना पड़ेगा? अनबैलेंस्ड फोर्स। तो जब आप अनबैलेंस्ड फोर्स लगाओगे तो वहां पे पॉसिबिलिटी आ जाती है कि बॉडी स्टेट चेंज कर सकती है। मतलब रेस्ट बॉडी मूविंग हो सकती है या मूविंग बॉडी रेस्ट हो सकती है। तो स्टेट दो तरह के, रेस्ट और मूविंग। रेस्ट मतलब रुकी हुई, मूविंग मतलब मोशन में। तो रेस्ट को मूविंग कराना है या मूविंग को रेस्ट कराना है। मूविंग को रेस्ट कराना मतलब ब्रेक लगाओगे ना, गाड़ी को ब्रेक लगाओगे, दैट इज द फोर्स। ओके, तो रेस्ट को मूविंग या मूविंग को रेस्ट कराने के लिए जो कुछ भी लगाना पड़ेगा उसको बोलेंगे फोर्स। और फोर्स के बारे में आपको कुछ चीजें मालूम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू ma, फादर इज इक्वल टू मदर, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, तो फोर्स का यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसको ही हम प्यार से बोल देते हैं न्यूटन। क्या बोलते हैं? न्यूटन। और हमेशा याद रखना, फोर्स के दो यूनिट होते हैं, एक होता है SI यूनिट, एक होता है CGS यूनिट। तो इसका SI यूनिट होता है न्यूटन, CGS यूनिट होता है डाइन, और एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 टू द पावर 5। ये सारी चीजें आपको पता होना जरूरी है। ठीक है, तो अब हमने बॉडी पे फोर्स लगाया, क्यों लगाया भाई? बिकॉज हमें बॉडी की स्टेट चेंज करनी थी। रुकी हुई बॉडी हमें पसंद नहीं है, उसको मोशन में लाना था, या मूविंग बॉडी हमें पसंद नहीं, उसको रुकाना था। तो ये करने के लिए जो भी लगाओगे आप, तो आप क्या बोलोगे? वो होगा अनबैलेंस फोर्स। ये बोलना जरूरी है, अनबैलेंस फोर्स। तो अब यहां से स्टोरी शुरू होती है वर्क की। किसकी? वर्क की। आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया, फिर उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। आपने अनबैलेंस फोर्स लगाया, उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो आपने कुछ काम किया। ये डेफिनेशन है फिजिक्स की। ठीक है ना, फिजिक्स क्या बोलता है? देख लो, वर्क इज सेड टू बी डन। ऐसे बोला जाए कि वर्क हुआ, वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स अप्लाइड ऑन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट। अगर तुम फोर्स लगाओगे और डिस्प्लेसमेंट होगा तभी बोला जाएगा कि वहां पर वर्क हुआ। नहीं तो आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे मैं ये दीवार को पुश कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्या? नहीं। भले ही मैंने फोर्स लगाया, लेकिन वर्क हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ, बिकॉज वहां पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। तो वर्क होने के लिए पहले तो आपको अनबैलेंस फोर्स लगाना पड़ेगा, बिकॉज बैलेंस लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है ना, तो बैलेंस फोर्स अगर आप लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? सपोज ये बॉडी है, इधर से 5 न्यूटन फोर्स लगाया मैंने, इधर से 5 न्यूटन लगाया,
तो ये 5 5 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, डिस्प्लेसमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, अब मैंने अनबैलेंस लगाया तो 100% वर्क होगा क्या? नहीं। अनबैलेंस फोर्स लगाने के बाद अगर ये बॉडी इसकी जगह छोड़ देती है और दूसरे जगह पे आ जाती है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा, वहां पर डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो उस फोर्स ने कुछ वर्क किया, अदरवाइज उसने कुछ भी वर्क नहीं किया। जैसे आप बुक खोल के पढ़ते बैठे हो, एक ही जगह पर पढ़ रहे हो, तो भले ही आपको थोड़ी सी उबासी आ रही है, कंटाला आ रहा है, जो आप सोच रहे हो कि मैंने बहुत काम कर लिया, लेकिन फिजिक्स बोलता है आपने कुछ भी काम नहीं किया, आप एक ही जगह पे बैठे हुए हो, आपने कुछ भी काम नहीं किया। तो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स दैट इज नॉट अ वर्क। तो फिजिक्स के एंगल में वर्क कब होगा? एक तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा और उस लगाए हुए फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट होना पड़ेगा, तभी आप वर्क डन करोगे। ओके, बहुत इंटरेस्टिंग सी चीजें पढ़ने वाले हैं, आराम आराम से लिखते जाओ, सारी चीजें समझते जाओ। ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन इफ अप्लाइड फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट कॉजेस डिस्प्लेसमेंट। कॉजेस मतलब जिसके वजह से, चे कारण। ओके, तो वर्क हो गया ऐसे कब बोला जाएगा? अगर आप फोर्स लगाओगे और आपका डिस्प्लेसमेंट होगा तो ऐसे बोला जाएगा कि वहां पर वर्क हो गया। अब दो चीजें समझनी है हमें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, लेकिन दो आपके काम के हैं, साइन और कॉस। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। क्या होता है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो इसको बोलते हैं फ्रंट साइड। कौन सी साइड? फ्रंट साइड, एंगल के सामने की फ्रंट साइड। ये होती है एडजेसेंट साइड। ये क्या होती है? एडजेसेंट साइड। ये होता है हाइपोटेनियस, ये होता है हाइपोटेनियस। तो साइन थीटा और कॉस थीटा रेशियोज होते हैं, हमेशा याद रखना। साइन थीटा बरोबर क्या होता है? फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, ये रेशियोज है। ओके, कांस्टेंट है, फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। और cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हमेशा के लिए ये चीजें याद रखना। ठीक है, अब अगर एक स्टैंडर्ड एंगल बता देता हूं, स्टैंडर्ड ट्रायंगल बता देता हूं, 11 12 की आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। इमेजिन करो ऐसा एंगल है, ठीक है ना? तो अगर ये साइड 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से ये 5 आ जाएगी। 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, हाँ पता है ना, वो टेंशन है उसका। तो ये एंगल होता है 37 डिग्री, हमेशा याद रखना। सॉरी, ये एंगल 53 डिग्री होता है। 4 के ये 53 डिग्री होता है और ये 37 डिग्री होता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ साइन 53 कितना? साइन 53 डिग्री, उसके बाद कॉस 53 डिग्री, ठीक है, उसके बाद साइन 37 डिग्री, उसके बाद cos 37 डिग्री, ऐसे आपसे पूछा जाए तो इसके आंसर क्या आएंगे? आराम से, कोई टेंशन नहीं। क्या फॉर्मूला है? साइन का फॉर्मूला क्या है? फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। तो साइन 53 का है, यहां पर है फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, तो फ्रंट साइड 4 हाइपोटेनियस 5, 4/5। ओके, अब cos थीटा का क्या? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। अब cos 53, तो एडजेसेंट ये भी है, लेकिन ये हाइपोटेनियस है ना। लॉन्गेस्ट साइड in right angle triangle is called as hypotenuse और the side in front of 90 degree angle is the hypotenuse। ठीक है, तो adjacent side कौन सी होगी? ये 3 वाली adjacent हो गई, adjacent side divided by hypotenuse, बराबर। चलो ठीक है, अब 37 पे चलते हैं, ये एंगल आ गया। तो अब इसकी फ्रंट साइड कौन सी है? ये हाइपोटेनियस, फिर से 5, तो साइन 37 मतलब क्या होगा? फ्रंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो ये आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 5। और अब उसके बाद cos 37 मतलब एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो ये भी एडजेसेंट है ना सर, लेकिन ये हाइपोटेनियस है ना, तो एडजेसेंट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, तो ये आएगा 4/5। ठीक है, ये चीजें अच्छे से लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ये बहुत ज्यादा काम आने वाले ट्रायंगल है आगे। ठीक है, तो आई होप आपको साइन और कॉस अभी समझ में आ गया है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, वर्क का कंसेप्ट आराम से समझेंगे, अभी समझ लो, आगे बहुत ज्यादा काम आने वाला है, नहीं तो कंफ्यूज हो सकते हो। तो हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा कि फिजिक्स बोलता है बॉडी के 2 स्टेट होते हैं, एक तो रेस्ट, एक तो मूविंग। रेस्ट को मूव कराना है, मूव को रेस्ट कराना है, तो जो कुछ लगाना पड़ेगा उसको बोलेंगे फोर्स। अब जब आप फोर्स लगाओगे तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो ऐसे बोला जाएगा कि वहां पर वर्क हो रहा है। अब बढ़ते हैं, कितना वर्क हो रहा है कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो इमेजिन करो एक बॉडी है, आराम से समझो। इमेजिन करो एक बॉडी है, इस पे हमने ऐसे फोर्स लगाया, दिस इज द फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी। लेकिन सपोज इसको चाक है, बचपन में खेला होगा आपने, तो अगर आपने ऐसे भी खींचा, फिर भी ये जो गाड़ी है ये आगे जाएगी, समझ रहे हो? ये आगे जाएगी, समझ रहे हो ना? मतलब ऐसे खींचते हम, लेकिन ये आगे जा रही है। ठीक है, तो अब एक चीज याद रखो, मैं आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला बता देता हूं। फोर्स के लिए हमेशा ऐसे मत याद रखना कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये गलत फॉर्मूला है। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये गलत फॉर्मूला है। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे गलत सर, यही तो हमने पढ़ा है अभी तक। तो ये जो फॉर्मूला है, एक्यूरेट फॉर्मूला क्या है? वर्क डन बाय फोर्स F is equal to magnitude of force into displacement
इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब आराम आराम से सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझना, ये फॉर्मूला लिख लो आप, वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू, वर्क डन बाय फोर्स F इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मतलब आपने जो फोर्स लगाया उसी फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, उसी डायरेक्शन के फोर्स में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, वही डिस्प्लेसमेंट हम वर्क टाइम करते वक्त कंसीडर करते हैं, ठीक है ना। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज इक्वल इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब ये क्या चीज है सर, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, देख लो क्या बोल रहा है ये, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, देख लो, वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, कितना फोर्स लगाया, एंड डिस्प्लेसमेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वेरी इंपॉर्टेंट, वही डिस्प्लेसमेंट लेना है जो फोर्स के डायरेक्शन में है, अदरवाइज आप रॉन्ग हो जाओगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट समझने के लिए चलो एक एग्जांपल देखते हैं। पहले एक चीज समझ लो, जहां पर फोर्स लगाने के बाद डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तभी बोला जाएगा कि भाई वर्क डन हो रहा है, अदरवाइज आप कितना भी परेशान हो जाओ, कितना भी फोर्स लगा दो, अगर डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होता तो वहां पर बिल्कुल वर्क डन नहीं हो रहा है। तो वर्क अब कितना हो रहा है उसका फॉर्मूला बनाते वक्त क्या करना पड़ेगा, जितना आपने फोर्स लगाया उसके मैग्नीट्यूड और लगाए हुए फोर्स के डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, यही मैटर करेगा। तो वर्क डन बाय फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। तो अब यहां पर देखो, यहां पर हमने क्या किया, एक सरफेस ले लिया, हमारी जो गाड़ी है ऐसे सरफेस पे, बचपन में आपने बनाई होगी ना ऐसे गाड़ी, उसको चाक होते हैं, आप रस्सी बांध के ऐसे खींचते हो, तो फोर्स आपने इधर लगाया, लेकिन गाड़ी आगे जा रही है, ऊपर जा रही है क्या, वो नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। अब दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, एक ही डायरेक्शन में है क्या, नहीं है, ठीक है। तो अब देख लो, अब देख लो, देख लो क्या हो गया, लेट 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 F इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स, S इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, ओके, F इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, और थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अब इधर आराम से समझो, हमने यहां पर 50 न्यूटन फोर्स लगाया, कितना, 50 न्यूटन फोर्स लगाया, तो 50 न्यूटन फोर्स हमने इस डायरेक्शन में लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो इस डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स होगा, इस डायरेक्शन में भी कुछ फोर्स होगा, तो वो फोर्स कहां से आया, इसी 50 न्यूटन से आया, इसी F से आया, तो क्या सारा 50 न्यूटन इस पे ले सकते हो, नहीं ले सकते, तो कितना ले सकते हो, यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आ जाती है फिजिक्स की, उसको 11th 12th में बोलते हैं रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब इसके हमें टुकड़े करने पड़ेंगे, इसको हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अब इस 50 न्यूटन का इधर कितना पार्ट आया, कैसे फाइंड आउट करोगे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, यहां पर एक, यहां से एक, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, आराम से समझो, कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमें, यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसी, ठीक है, और इसी लाइन को यहां से एक ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है, और इसको ऐसा पूरा कंप्लीट कर लेंगे, समझ रहे हो, ऐसे कंप्लीट कर लेंगे, ओके। अब ये जो 50 न्यूटन है इसके हम दो टुकड़े करेंगे, एक हम इसको बोल देता हूं मैं, चलो इसको क्या बोलूं मैं, इसको बोलूंगा x एक्सिस, इसको बोलूंगा y एक्सिस, समझ सकते हो, क्या बोलूंगा, y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ओके। तो इधर ये F का इधर कितना कंपोनेंट होगा, Fx, इधर कितना कंपोनेंट होगा, Fy, बिल्कुल घबराना मत, बिल्कुल घबराना मत, ये जो F था इसके हमने दो टुकड़े कर दिए, एक x एक्सिस पे, एक y एक्सिस पे, ऐसे टुकड़े करने को प्रोसेस पे फिजिक्स को 11th 12th में बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, क्या बोला जाता है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अगर अब ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम, तो ये सामने के बाजू कैसे होंगे, सेम होंगे, तो ये अगर Fy है तो ये भी क्या हो जाएगी, Fy हो जाएगी, क्या हो जाएगी, Fy हो जाएगी, समझ में आया। तो अब इस ट्रायंगल को उठा लूंगा मैं, इस ट्रायंगल को उठा लूंगा ऐसे, देख लो, देख लो, ये ट्रायंगल, ये एंगल क्या आ गया, थीटा, अब ये हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस मतलब ये हमारा F है, ये F है ना, टोटल F है, अब ये Fx है, ये कितना है, Fx है, और ये कितना है, Fy है, समझ रहे हो, कितना है, Fy, ठीक है। अब मैं यहां से cos थीटा की वैल्यू ले लेता हूं, cos थीटा, cos थीटा, तो cos थीटा क्या है, cos थीटा इज एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, अभी देखा था हमने, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो Fx डिवाइडेड बाय F, तो F इधर शिफ्ट कर लो, तो Fx कितना आया, F cos थीटा, कितना आया, F cos थीटा। अब उसके बाद मैं sin थीटा ले लेता हूं, sin थीटा, sin थीटा क्या आएगा,
फ्रंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो फ्रंट साइड क्या है Fy डिवाइडेड बाय F, इसको इधर शिफ्ट कर लो तो Fy इज इक्वल टू आ जाएगा F sin थीटा। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं मैं, अच्छे से समझो। जो नीट अच्छे डॉक्टर बनना चाहते हैं उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो एक चीज याद रखो, किसी भी फोर्स के या किसी भी वेक्टर के दो टुकड़े आप परपेंडिकुलरली कर सकते हो, एक x होगा एक y होगा। तो एक होता है cos थीटा वाला और एक होता है sin थीटा वाला, हमेशा एक cos थीटा वाला एक sin थीटा वाला। तो cos थीटा वाला कौन सा होता है? उसका एडजेसेंट कंपोनेंट, एंगल का एडजेसेंट कंपोनेंट, बिकॉज cos थीटा के डेफिनेशन में एडजेसेंट साइड होता है। क्या होता है? एडजेसेंट साइड होता है। तो ये fx कितना हो गया? fx किधर गया भाई? fx होगा f cos थीटा, तो ये कंपोनेंट क्या होगा? f cos थीटा। तो ये जो f फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया था, तो इसमें का f cos थीटा इतना फोर्स, f cos थीटा इतना फोर्स डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, और ऊपर के डायरेक्शन में कितना फोर्स है? F sin थीटा, F sin थीटा। चलो अभी और एक एक एग्जांपल से मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। इमेजिन करो ये R है, सपोज दिस इज द R, कोई भी वेक्टर क्वांटिटी R है। अब इसके मैं दो टुकड़े कर सकता हूं, ठीक है? ये ऐसे वाला और ये ऐसे वाला, आराम से समझो, ऐसे वाला और ऐसे वाला। अब मैंने क्या किया? ये एंगल थीटा ले लिया, ये एंगल थीटा ले लिया। तो थीटा की एडजेसेंट साइड कौन सी है? ये है। ये थोड़ी एडजेसेंट है, थीटा को एडजेसेंट ये है और ये है, लेकिन ये तो हाइपोटेन्यूज आ रहा है ना, तो ये एडजेसेंट साइड है। तो ये हो जाएगा r cos थीटा। समझ रहे हो? क्या हो जाएगा? r cos थीटा बचा हुआ r sin थीटा, r sin थीटा। इसका प्रूफ मैंने यहां पर दे दिया आपको, देख लो। fx क्या आया? f sin थीटा। ये क्या आया? f sin थीटा। ये f cos थीटा। तो यहां पर f के बजाय r है, तो ये r cos थीटा और ये r sin थीटा। अब इसके बजाय अगर देख लो, आराम से समझो, अगर देख लो ये r होता, ये r होता और ये एंगल थीटा होता, तो क्या चेंज होता? अगर ये एंगल थीटा ले लेते आप, तो थीटा की एडजेसेंट साइड अब ये आई, तो इसको बोलते r cos थीटा, बिकॉज cos के फॉर्मूले में एडजेसेंट साइड है, और इसको बोलते r sin थीटा। क्या बोलते? r sin थीटा। ठीक है? आराम से सारी चीजें नोट करो। चलो फटाफट नोट करो, पॉज करके नोट करो या स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया? हो गया? चलो ठीक है। और एक चीज बताता हूं मैं आपको, और थोड़ा सा इसका प्रैक्टिस ले लेंगे फटाफट, बहुत ही स्पीड में, जल्दी। ठीक है? तो इमेजिन करो ये एक फोर्स है T। अब इसके दोनों कंपोनेंट करो, दोनों कंपोनेंट जल्दी। हाँ, पहले ये थीटा मान लो, फिर उसके बाद ये T, जल्दी करो। चलो ओके, ये थीटा मान लो, ठीक है? उसके बाद ये सपोज आपका क्या है? ये P। ओके, इसके दो कंपोनेंट करो। अगर ये एंगल थीटा है और यही P, इसके भी दो कंपोनेंट करो। ओके, अगर ये एंगल थीटा है। चलो फटाफट पॉज करके ट्राई करो। हो गया? चलो ठीक है। अब ये थीटा की एडजेसेंट साइड है ना, तो ये कंपोनेंट कौन सा होगा? f cos थीटा, एडजेसेंट है ना, और बचा हुआ f sin थीटा। वेरी सिंपल। सॉरी, f ले लिया, तो चलो f। अब ये t है, ये t है, तो t का एडजेसेंट ये क्या होगा? t cos थीटा, एडजेसेंट वाला t cos थीटा, बचा हुआ t sin थीटा। अब ये क्या है? p, तो ये एंगल का एडजेसेंट ये है, तो ये क्या है? p cos थीटा, ये वाला p sin थीटा, बराबर। अब ये देखो, इसको बोलूंगा मैं, ये अब p है, p। तो अब यहां पर एडजेसेंट ये है, तो एडजेसेंट वाला p cos थीटा, बचा हुआ p sin थीटा। तो इस तरह से आप उसके कंपोनेंट कर सकते हो। तो किसी एक वेक्टर को आप दो में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है? तो अब यहां पर क्या हो रहा है? हमने लगाया फोर्स, कितना फोर्स लगाया? हमने फोर्स लगाया f, लेकिन उसके वजह से जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो इधर हुआ। तो इधर क्या पूरा फोर्स एक्ट हुआ? नहीं। कितना फोर्स एक्ट हुआ? x कंपोनेंट। तो कितना फोर्स एक्ट हुआ? Fx इज इक्वल टू f cos थीटा, और थीटा क्या है? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल, ठीक है? अब एक चीज समझ लो, तो वर्क डन कितना हुआ? वर्क डन इज इक्वल टू, तो अब वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अगर यूज करोगे तो फॉर्मूला आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो किस फोर्स की वजह से हुआ? Fx की वजह से, Fx की वजह से। ये तो वेस्ट हो गया ना, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ क्या? नहीं। तो इतने फोर्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए ये फोर्स वेस्ट हो गया। यही फोर्स Fx की वजह से डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो Fx क्या है? Fx है f cos थीटा इंटू यस, तो इसको लिख सकते हो f यस cos थीटा। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू फॉर मेमोराइजिंग द फॉर्मूला ऑफ वर्क नॉट एज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट वर्क डन इज इक्वल टू fs cos थीटा, वर्क डन इज इक्वल टू fs cos थीटा, वर्क डन इज इक्वल टू fs cos थीटा। तो हमेशा याद रखना वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? fs cos थीटा। अब इस हिसाब से वर्क एक बार पॉजिटिव आएगा, एक बार निगेटिव आएगा, एक बार जीरो आएगा, तो देखेंगे कब आएगा। लेकिन एक चीज समझ लो, एक चीज आपको मेमोराइज करनी होगी, थीटा और cos थीटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 0, 30, 45, 60, 90,
0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो 0, 1/2, 0, 1, 6, 2, 1/√2, √3/2 एंड 1। तो हमेशा याद रखना cos 0 की वैल्यू 1 होती है, cos 30 डिग्री √3/2, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 60 डिग्री 1/2, cos 90 0 होता है। तो ये चीजें आप याद रखो। तो यहां से क्या समझ में आया हमें? यहां से ये समझ में आया कि वर्क डन इज नॉट इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बट कंप्लीट फॉर्मूला ऑफ वर्क इज फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इंटू कॉस ऑफ थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल होगा। अब वर्क को अगर आपको डिटेल में समझना है तो आपको समझ में आना चाहिए कि वर्क पॉजिटिव कब होता है, निगेटिव कब होता है और जीरो कब होता है। तो इसके लिए एक चीज याद रखो, आपको 3 वैल्यूज पता होना जरूरी है, लिखते जाओ और अच्छे तरह से स्क्रीनशॉट लेते जाओ। cos 0 is 1, cos 90 is 0 and cos 180 degree is what? cos 180 degree is -1। ओके, ये मेमोराइज कर लो, आगे इसका प्रूफ भी है आपको, या इसका प्रूफ ही चाहिए तो हमारे YouTube चैनल पे मैथमेटिकल टूल नाम के लेक्चर सीरीज है, उसमें देख सकते हो आप। ठीक है, उसके बाद वर्क डन का फॉर्मूला फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, वर्क डन का हमेशा ही नहीं होता, F cos थीटा, ये कंप्लीट फॉर्मूला है जो हर केस में आप अप्लाई कर सकते हो। एंड थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इतनी चीजें आप अच्छे से समझ लो। ठीक है, अब फोर्स कौन कौन से पता है आपको? फोर्स कौन कौन से जानते हो आप? देखो, फोर्स आपको एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स पता होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है? हमने चैप्टर देखा है पूरा इस पे। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स तो हर बॉडी को अर्थ अपने सेंटर की तरफ खींचता है, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। और ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन किधर होती है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स होता है, मैग्नेट की वजह से जो फोर्स होता है उसको मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्स होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो फोर्स होता है जो प्रोटॉन को बाइंड करता है उसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्रिक्शनल फोर्स मतलब जब दो बॉडीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आने के बाद मूव करेंगे तो उस मोशन को कुछ अपोजिशन होता है बाय दैट सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल फोर्स। आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा है। तो ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ फोर्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो वर्क का फॉर्मूला क्या है? F cos थीटा। एंड व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो लेट अस डिस्कस ब्रीफली व्हेन द वर्क इज पॉजिटिव, when we say that work is positive, and when we say that work is negative, and when we say that work is zero। तो सबसे पहले मैं वर्क का फॉर्मूला लिखूंगा जो हर केस में लिख सकता हूं मैं। W is equal to F cos थीटा, F cos थीटा। और हमेशा याद रखना थीटा इज एंगल बिटवीन F एंड S। और हमेशा याद रखना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए उनके सर पे मैंने एरो लिख दिया, बिकॉज उनको डायरेक्शन होती है। विदाउट डायरेक्शन दे आर मीनिंगलेस। ओके, तो नंबर 1, व्हेन F एंड S आर इन सेम डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर सेम डायरेक्शन में है, मतलब ये ऐसा आपका फोर्स है और ऐसा ही आपका डिस्प्लेसमेंट है, तो दोनों एक दूसरे को पैरेलल हो जाएंगे। तो यहां पर थीटा क्या हो जाएगा? थीटा हो जाएगा 0 डिग्री। क्यों होगा 0 डिग्री? बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन, तो cos थीटा कितना होगा? cos थीटा होगा cos 0 इज इक्वल टू 1, अब W इज इक्वल टू F। अब cos थीटा की जगह कितना रखोगे? 1। तो W इज इक्वल टू क्या आ गया? W इज इक्वल टू F। तो याद रखना अभी तक जो आप फॉर्मूला यूज कर रहे थे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दैट इज जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ W इज इक्वल टू F cos थीटा व्हेन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन सेम डायरेक्शन। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होते हैं तब की वो स्पेशल केस है। अगर सेम डायरेक्शन में नहीं है तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि एंगल कितना है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल समझो। व्हेन, इसके एग्जांपल क्या क्या होते हैं वर्क का पॉजिटिव? व्हेन बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी। अब बॉडी फॉल्स अंडर ग्रेविटी मतलब ये हमारा अर्थ होगा। चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, जगह छोड़िए हमने। ये हमारा अर्थ होगा, सपोज दिस इज द अर्थ। ओके, अब बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, क्यों गिर रही है भाई? क्योंकि इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है नीचे की तरफ, टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। दिस इज फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर से नीचे है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो फोर्स
और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही नीचे है, मतलब दोनों की डायरेक्शन कैसी एक है, तो एंगल कितना आएगा 0, cos 0 कितना 1, तो W इज इक्वल टू क्या आएगा Fs। तो हमेशा याद रखना अगर बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है, ऊपर से नीचे टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। और बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है मतलब डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों की डायरेक्शन एक, इसलिए वर्क डन कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। कैसे रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। अब दूसरी चीज व्हेन वर्कर क्लाइम ऑन स्टेयरकेस मतलब पायरिया यहां पे लिख देता हूं, ये पायरिया ऐसे स्टेयरकेस, ठीक है, ये पायरिया, ओके। ऑन हेड, लोड ऑन हेड, ठीक है, ये वर्कर है, ठीक है, इसके सर पर कुछ लोड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, वर्कर ऑन लोड बाय फोर्स इज पॉजिटिव। अब देखो आराम से देखो, ये वर्कर इस पे इधर फोर्स लगा रहा है, बिकॉज ऊपर चढ़ रहा है और ये लोड भी किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है धीरे धीरे। तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम है। तो वर्क डन कैसे रहेगा, पॉजिटिव। तो कौन सा वर्क पॉजिटिव, वर्क ऑन लोड बाय विच फोर्स, बाय फोर्स ड्यू टू वर्कर उसको ऊपर ले जाना चाह रहा है और वो ऊपर ही जा रहा है, तो दोनों की डायरेक्शन सेम, इसलिए वर्क डन कैसे आया, पॉजिटिव। ठीक है। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। व्हेन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शन, देन वर्क इज सेड टू बी निगेटिव। मान लो आपने फोर्स इधर लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, तो ये दोनों के बीच का एंगल कितना होगा, 180 डिग्री। कितना होगा, 180 डिग्री। तो इफ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन cos थीटा इज इक्वल टू cos 180 डिग्री। cos 180 कितना होता है, -1, अभी बताया ना मैंने। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, W इज इक्वल टू Fs। cos थीटा कितना है यहाँ पर, cos 180 कितना है, -1, तो W इज इक्वल टू -Fs। समझ रहे हो, -Fs। अब इसी एग्जांपल में देखो, इसीलिए मैंने रब नहीं किया। अब इस लोड पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर एक्ट हो रहा है, नीचे की तरफ, और लोड किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो दोनों का एंगल कितना होगा, 180। तो वर्क डन इज निगेटिव। तो हमेशा याद रखना, वर्कर अगर लोड को ऊपर ले जा रहा है तो वर्क डन बाय वर्कर इज पॉजिटिव, और वर्क डन बाय फोर्स ड्यू टू वर्कर इज पॉजिटिव। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज निगेटिव, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है और डिस्प्लेसमेंट ऊपर है। भाई इस लोड को वर्कर ऊपर ले जा रहा है, तो इस पे दो फोर्स एक्ट हो रहे। पहला फोर्स ये वर्कर ने उस पे लगाया जिसकी वजह से वो ऊपर जा रहा है, और दूसरा फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स जो नीचे है। अब वर्कर ने लगाया वाला फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, दोनों की डायरेक्शन एक, तो वर्कर के वजह से जो फोर्स लगाया उसके वजह से जो वर्क होगा वो पॉजिटिव। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और वर्कर उस पे, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे और डिस्प्लेसमेंट ऊपर, इस वजह से वर्क डन कैसे होगा, निगेटिव होगा। ठीक है। या फिर दूसरी चीज, किसी बॉडी को आप ऊपर फेंको, तो डिस्प्लेसमेंट किधर है, ऊपर है, लेकिन इस पे फोर्स किधर है, नीचे है। ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा किधर रहेगा, नीचे रहेगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे, अपोजिट, वर्क डन निगेटिव, एंगल 180 आएगा। तो व्हेन बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड मत ले लेना है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज निगेटिव। तो हमेशा याद रखो, इमेजिन करो ये अर्थ है, तो हमने बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका, फोर्स नीचे, फोर्स की डायरेक्शन नीचे, डिस्प्लेसमेंट की ऊपर, एंगल कितना आया, 180 डिग्री। तो वर्क डन कैसे होगा, निगेटिव। अब ऊपर गया, ऊपर से नीचे आ रहा है, तो फोर्स भी नीचे, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, तो ऊपर से नीचे आते वक्त वर्क डन कैसे आएगा, पॉजिटिव, बिकॉज एंगल इज 0, दोनों की डायरेक्शन कैसी होगी, सेम होगी। तो एक पत्थर को आपने अगर ऊपर फेंका, तो ऊपर जाते वक्त वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स का मेंशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज, नीचे से ऊपर जाते वक्त निगेटिव, बिकॉज फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, और ऊपर से नीचे आते वक्त पॉजिटिव, बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है। तो ये पहला एग्जांपल हुआ। दूसरा, व्हेन साइक्लिस्ट अप्लाइज ब्रेक टू हिज साइकिल। अब देखो साइकिल जा रही थी, इमेजिन करो ये साइकिल है, ये साइकिल ऐसे आगे जा रही थी, इसने ब्रेक लगाया मतलब पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाया ना, ब्रेक लगाना मतलब क्या, पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है। तुरंत थोड़ी रुकेगी साइकिल, थोड़े तो आगे जाके रुकेगी ना वो। तो फोर्स इधर लगाया, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ, दोनों का एंगल 180 डिग्री। तो जब भी आप ब्रेक लगाओगे तो वर्क डन क्या होगा, निगेटिव होगा। एक चीज याद रखना, मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, तो वर्क डन इज निगेटिव, ओके। तो अब उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, व्हेन
फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट, अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट से परपेंडिकुलर होगा, मतलब सपोज फोर्स इधर लगाया आपने और डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है, तो दोनों का एंगल कितना 90 डिग्री, एंगल कितना 90 डिग्री। हमें पता है इफ थीटा इज 90 डिग्री cos 90 is 0, work done is equal to Fs cos 90 degree, cos 90 is 0, 0 multiplied by anything is 0, तो वर्क डन इज 0। अब यहां से एक चीज प्रूव होती है कि सर जो अर्थ है सन के सराउंडिंग में लाखों साल से घूम रही है, लेकिन अर्थ में कोई पेट्रोल नहीं भरा सर, अर्थ में कोई पेट्रोल नहीं डाला, उसमें कोई इंजन नहीं है, तो ये भगवान का इंजन है कि जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर तो वहां पर वर्क नहीं लगेगा। लेकिन इसको लोगों ने यूज किया और इसका प्रिंसिपल हम सैटेलाइट में यूज करते हैं। सैटेलाइट अर्थ के सराउंडिंग में घुमाने के लिए हमें वर्क लगता है क्या? बिल्कुल नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? बिकॉज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये ऐसी केस कहां पर होती है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। अगर हमने क्या किया, एक पत्थर लिया, रस्सी से बांधा और उसको हम ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसमें क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट ऐसे टेंजेंशियली होता है। टेंजेंशियली क्यों होता है? बिकॉज ये स्टोन यहां से रिलीज हो गया, रिलीज होगा तो सीधा जाएगा ना, वो सीधा जाएगा, तो ऐसे टेंजेंशियली होता है। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, सर्कुलर मोशन दो तरीके से हो सकती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी की तरह घूमेगी तो क्लॉकवाइज, उसके अपोजिट एंटी क्लॉकवाइज, तो ये सीधा जाएगा, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी और फोर्स इधर होगा टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज कॉल्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। उसको क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होती है। तो फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों का एंगल कितना 90 डिग्री। इसीलिए बॉडी सर्कुलर मोशन में जब घूमती है तो वर्क डन कितना होता है? 0। तो चांद को अर्थ के सराउंडिंग में घूमने के लिए वर्क 0, सैटेलाइट को अर्थ के सराउंडिंग में घूमने के लिए वर्क 0। इसलिए पेट्रोल कंटिन्यूअसली डालने की जरूरत है क्या? नहीं, ऑटोमेटिक वो घूमते रहेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीजों का यूज होता है। तो इसमें एग्जांपल क्या क्या आएगा? व्हेन बॉडी परफॉर्म्स यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई भी बॉडी सर्कल पे घूम रही है, सपोज वो यहां पर है तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, एंगल कितना 90 डिग्री। सपोज ये क्लॉकवाइज घूम रही है, क्लॉकवाइज अगर घूम रही है तो डिस्प्लेसमेंट इधर, फोर्स इधर, फिर भी एंगल कितना आएगा? 90 डिग्री आएगा। तो जब एंगल 90 डिग्री हो जाता है तो तब वर्क डन कितना होता है? 0। तो हमेशा याद रखना वर्क डन 0 आएगा जब एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। या फिर आप क्या कर रहे हो? फोर्स तो लगा रहे हो लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, मतलब बहुत बड़ा पत्थर है, आप उसको जाके ठकड़ रहे हो, लेकिन वो आगे सरक रहा है क्या? नहीं सरक रहा। क्यों? अरे बहुत बड़ा है ना भाई, वो सरक ही नहीं रहा, मतलब डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा, मतलब आपने फोर्स तो लगाया, ओके, थीटा का भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ ना। तो डिस्प्लेसमेंट अगर 0 रहेगा तो वर्क डन भी 0 रहेगा। मैंने क्या किया? ऐसे धकोटा, मैंने ऐसे सरकेगी क्या दीवार? नहीं सरकेगी, मतलब मैंने फोर्स तो लगाया लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। सो दिस इज द ऑल नेसेसरी कंडीशन टू रियलाइज यू, आपको जिससे रियलाइज होगा कि वर्क पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 कब रहेगा। तो पॉजिटिव कब होगा? जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन पॉजिटिव। जब फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो वर्क नेगेटिव। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे तो वर्क डन 0। या फिर आप फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, वर्क डन 0। एक चीज याद रखना, वर्क इज नॉट इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इट इज जस्ट स्पेशल केस ऑफ W is equal to Fs cos theta when force and displacement are in the same direction। तो W का फॉर्मूला Fs हो सकता है, माइनस Fs हो सकता है या 0 हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हमेशा याद रखना वर्क का जो फॉर्मूला होता है, दैट फॉर्मूला इज नॉट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बट इट इज Fs cos theta। okay, not always if work is equal to force into displacement, it is Fs cos theta। it is just a special case in when force and displacement are in same direction। ठीक है, तो W is equal to क्या है? Fs cos theta। अब इसमें 3 पॉसिबिलिटीज बन जाती है, थीटा, ओके, cos थीटा, वर्क डन, नेचर। ओके, तो थीटा 0 डिग्री हो सकता है, उसके बाद 90 डिग्री हो सकता है या 180 डिग्री हो सकता है। अदर भी केसेस पॉसिबल है। ठीक है, चलो अदर भी ले लेंगे क्या? चलो अदर भी ले लेंगे। क्या ले लेंगे अदर? सपोज 45 डिग्री, ओके, उसके बाद 60 डिग्री या 30 डिग्री। ठीक है, चलो सभी ले लेंगे। तो cos 0 क्या होता है? 1। cos 90 क्या होता है? 0। cos 180 क्या होता है? -1। cos 45 क्या होता है? 1/√2। cos 60 क्या होता है? cos 60 होता है 0 1 6 2 1/2। और cos 30 डिग्री क्या होता है? cos 30 डिग्री इज, बेटा मैं पढ़ा रहा ना, कौन है? बाद में आओ। cos 60 डिग्री इज 1/2, cos 60 1/2, cos 30 इज
√3/2 cos 30 क्या होता है √3/2 बराबर ना cos 60 0 1/2 तो वो 60 चला जाए राइट √3/2 तो वर्क का फॉर्मूला क्या है एफ एस cos थीटा अब cos थीटा कितना है 0 तो 0 रखोगे तो वर्क डन इज 0 ओके अब 90 डिग्री रखोगे सॉरी 0 cos 0 तो cos थीटा कितना आएगा 1 cos थीटा कितना आएगा 1 रखोगे तो W इज इक्वल टू एफ एस आएगा W क्या आएगा एफ एस मतलब पॉजिटिव तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन पॉजिटिव अब परपेंडिकुलर होंगे जैसे कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट तो cos 0 ये cos 90 कितना आएगा 0 तो वर्क डन कितना 0 तो यहाँ पर नेचर क्या होगा 0 अब अपोजिट होंगे फोर्स या डिस्प्लेसमेंट तो ये -1 तो W इज इक्वल टू -Fs तो वर्क डन कैसे होगा निगेटिव होगा अब 1/√2 45 डिग्री एंगल होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का तो वर्क डन क्या आएगा 1/√2 Fs तो ये भी पॉजिटिव होता है अब 60 डिग्री होगा तो वर्क डन इज 1/2 Fs तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर 60 डिग्री एंगल से है तो 1/2 Fs और 30 डिग्री एंगल से है तो W इज इक्वल टू √3/2 Fs ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव आएगा तो यहां से एक चीज पता लगी कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वर्क डन पॉजिटिव अपोजिट में होंगे निगेटिव परपेंडिकुलर होंगे 0 और अलग अलग एंगल से होंगे तो थोड़ा सा वर्क कम ज्यादा हो सकता है ठीक है तो इस तरह से आप हर वैल्यूज पे वर्क डन पता कर सकते हो ठीक है अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं अब वर्क के बारे में थोड़ा सा यूनिट की चीजें पढ़ लेते हैं यूनिट ऑफ वर्क तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है एफ एस कॉस थीटा थीटा का कोई यूनिट नहीं होता फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और यस का यूनिट होता है मीटर अब यहां पर दो नाटक होते हैं एक होता है एमकेएस दूसरा होता है सीजीएस एमकेएस को एसआई बोल देंगे हम ज्यादा टेंशन नहीं लेना इसका आगे डिटेल में पढ़ोगे ये होता है मीटर किलोग्राम सेकंड और सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम सेकंड तो पहले हम न्यूटन के बारे में डिटेल पढ़ेंगे न्यूटन क्या होता है तो फोर्स का जो यूनिट होता है वो होता है न्यूटन क्या होता है न्यूटन कौन सा यूनिट होता है एसआई यूनिट क्या होता है न्यूटन और सीजीएस यूनिट क्या होता है डाइन ओके फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता है डाइन अब ये कैसे आया फोर्स इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन मास मेजर करते हैं किलोग्राम में एक्सेलरेशन मेजर करते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर में तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसको ही बोला जाता है न्यूटन के ऑनर में इसको बोला जाता है न्यूटन तो एक न्यूटन फोर्स ऐसा कब बोला जाएगा जब 1 किलोग्राम बॉडी को अगर आपने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मूव कराया तो तब वहां पर फोर्स कितना लगाया 1 न्यूटन इफ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम is moving with an acceleration of 1 meter per second square so that motion causing force is called as 1 newton if force is said to be 1 newton if it produce acceleration of 1 meter per second square in the body of mass 1 kilogram ठीक है अब किलोग्राम की जगह अगर फोर्स को आपने ग्राम में मेजर किया और एक्सेलरेशन को सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर किया तो ये सारे सीजीएस हो गए ना तो इसका जो नाम रखा गया वो रखा गया डाइन क्या रखा गया डाइन रखा गया ठीक है अब एक डाइन फोर्स ये सीजीएस यूनिट होता है फोर्स का एक डाइन फोर्स ऐसा कब बोला जाएगा अगर 1 ग्राम की बॉडी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से अगर आप मूव कराओगे तो ये करने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ेगा दैट इज 1 डाइन अ फोर्स इज सेड टू बी 1 डाइन if a body of mass 1 gram moving with an acceleration of 1 centimeter per second square then such a force is called as ऐसे फोर्स को हम क्या बोलेंगे एक डाइन फोर्स बोलेंगे क्या बोलेंगे एक डाइन फोर्स बोलेंगे अब एक चीज याद रखो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बरोबर 1 न्यूटन होता है उसके बाद 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर बरोबर 1 डाइन होता है और 1 न्यूटन बरोबर 10⁵ डाइन होता है अब ये कैसे ये हो गए वाली चीज है इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में बता रहा हूं तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो किलोग्राम में कितने ग्राम रखोगे 1000 ग्राम मीटर में कितने सेंटीमीटर रखोगे 100 सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर का सेकंड स्क्वायर तो 1000 गुणिले 100 मतलब 10⁵ ये 10⁵ 10⁵ 5 और ये क्या हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह क्या रख सकते हो डाइन तो ये आ गया 10⁵ डाइन समझ रहे हो तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन होता है ठीक है अब ऐसी ही चीजें हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में किसके बारे में वर्क के बारे में ठीक है
तो वर्क का जो फॉर्मूला होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस ऑफ थीटा। अब थीटा का कोई यूनिट नहीं होता, फोर्स की जगह क्या रख सकते हो, मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। ओके, मास किस में मेजर करोगे, एक तो किलोग्राम में मेजर करेंगे, नहीं तो ग्राम में मेजर करेंगे। एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करेंगे, नहीं तो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में मेजर करेंगे। टाइम या सॉरी डिस्प्लेसमेंट है ये, यस मतलब डिस्प्लेसमेंट मीटर में मेजर करेंगे, इधर सेंटीमीटर में मेजर करेंगे। इसको अगर अच्छे से कंबाइन करोगे तो क्या मिलेगा, किलोग्राम मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसको ही बोला जाता है जूल, साइंटिस्ट के ऑनर में जूल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जूल। तो ये यूनिट हो गया एसआई यूनिट। कौन सा यूनिट, एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। अब उसके बाद सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ग्राम का ग्राम, सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन इसको अर्ग, साइंटिस्ट के ऑनर में इसका नाम रखा गया अर्ग। क्या रखा गया, अर्ग। अब इसको बोलते हैं सीजीएस यूनिट। क्या बोलते हैं, सीजीएस यूनिट। तो फोर्स का ऐसा यूनिट क्या हुआ, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या एक जूल, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या अर्ग। तो एक जूल वर्क ऐसे कब बोला जाएगा, एक जूल वर्क ऐसे कब बोला जाएगा, अगर एक न्यूटन फोर्स के वजह से एक मीटर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वर्क डन कितना बोला जाएगा, एक जूल। तो वर्क इज सेड टू बी, इसकी डेफिनेशन कैसे लिखना देखो, द वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ 1 न्यूटन अप्लाइड फोर्स प्रोड्यूस द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। अगर आपने इस बॉडी पर 1 न्यूटन फोर्स लगाया और इसका डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ, डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर हुआ, तो हम बोलेंगे यहां पर वर्क डन कितना हुआ, 1 न्यूटन, सॉरी 1 जूल हुआ। कितना हुआ, 1 जूल हुआ, बराबर। अब उसके बाद अगर एक अर्ग वर्ग के लिए, ओके जूल अर्ग ना, एक अर्ग वर्ग के लिए एक डाइन फोर्स लगाना पड़ेगा और 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर सेम बॉडी पे आपने एक डाइन फोर्स लगाया और 1 सेंटीमीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो यहां का वर्क कितना होगा, 1 अर्ग। तो आप क्या बोलेंगे, द वर्क इज सेड टू बी 1 जूल इफ 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर। द वर्क इज सेड टू बी 1 अर्ग इफ 1 डाइन फोर्स अप्लाइड प्रोड्यूस डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ जूल एंड अर्ग, या एक जूल और एक अर्ग की डेफिनेशन हुई। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। 1 जूल में 10 टू द पावर 7 अर्ग होते हैं। इसको अलग अलग तरह से प्रूव किया जा सकता है, लेकिन मैं बहुत सिंपल से प्रूव करूंगा। हमें पता है 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं, बराबर। 1 न्यूटन में 10 टू द पावर 5 डाइन होते हैं, ठीक है। तो देख लो 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, ठीक है। 1 न्यूटन में क्या रख सकते हो, 10 टू द पावर 5 डाइन, और 1 मीटर में क्या रख सकते हो, 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर। 5 और 2 7, 10 टू द पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। अब डाइन सेंटीमीटर की जगह क्या रख सकते हो, अर्ग। डाइन सेंटीमीटर की जगह क्या रख सकते हो, अर्ग। कैसे, बिकॉज फोर्स को अगर आपने डाइन में मेजर किया और डिस्प्लेसमेंट को सेंटीमीटर में, तो डाइन सेंटीमीटर को ही क्या बोल सकते हो आप, अर्ग बोल सकते हो। तो डाइन सेंटीमीटर इज कॉल्ड एज अर्ग, तो 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो हमेशा याद रखना 1 जूल बरोबर 10 टू द पावर 7 अर्ग होता है। तो 1 न्यूटन कितना होता है, 10 टू द पावर 5 डाइन। 1 जूल कितना होता है, 10 टू द पावर 7 अर्ग। और उसको उल्टा करना है तो 1 डाइन बरोबर 10 टू द पावर -5 प्लस 5 का क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी चीजें हो जाती है। अब यहां पर कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं और आपको पता करना है वर्क की डायरेक्शन कैसी है, ओके। तो वर्क, फोर्स की डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन, और वर्क कैसा है, ओके। तो लॉजिक क्या है, अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो वर्क पॉजिटिव। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क निगेटिव। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर है तो वर्क डन इज 0। तो अगर थीटा 0 है तो वर्क पॉजिटिव, अगर थीटा 180 है तो वर्क निगेटिव, अगर थीटा 90 डिग्री है, और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन इज 0। तो एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल लेंगे। नंबर 1 एग्जांपल, पुशिंग अ कार को पुश करना। अब कार को कैसे पुश करोगे, देख लो, ये कार है, इसको ऐसे ढक लोगे आप, तो ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई इधर, फोर्स की डायरेक्शन इधर, तो डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है, पुश कर रहे हैं ना उसको हम, तो डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन इधर, तो दोनों का एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, वर्क डन इज पॉजिटिव, ठीक है। अब दूसरा, अब यहां पर और एक चीज आती है, अब थोड़ा हायर है लेकिन याद रखो। अब ये क्या है, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स होगा, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स पॉजिटिव। लेकिन यहां पर और एक फोर्स आ जाता है, और एक फोर्स थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझना।
अब आप कार को पुश कर रहे हो इधर, फ्रिक्शनल फोर्स इधर काम कर रहा है इसके अपोजिट, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन हो रहा है ना उसके बीच में। देखो आप क्या कर सकते हो, अगर पानी गिरा हुआ है इस पे तो कार को आराम से ढकल सकते हो, कार को आराम से ढकल सकते हो। लेकिन अगर पानी नहीं गिरा है, रोड सरफेस रफ है, तो उसको ढकल सकते हो क्या? नहीं। तो फ्रिक्शन इधर है, तो फ्रिक्शनल फोर्स इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स निगेटिव, बिकॉज ये इधर है, ये इधर है, समझ रहे हो, ये इधर है, ये इधर है। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव, बट वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स इज निगेटिव ऑन द सेम एग्जांपल। व्हाई? बिकॉज डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे आ रहा है। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, कैचिंग अ बॉल। कैचिंग अ बॉल, कैचिंग अ बॉल मतलब एक बॉल आया, ऐसे नीचे की डायरेक्शन में बॉल आ रहा है, तो ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है और आप फोर्स उसको अपोजिट लगा रहे हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अगर नीचे है, सॉरी फोर्स आप ऊपर लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट इसका किधर है? नीचे है, तो दोनों अपोजिट, वर्क डन इज निगेटिव। व्हाई? बिकॉज एंगल इज 180 डिग्री, एंगल इज 180 डिग्री, मोशन के अपोजिट कर रहे हो ना आप, तो एंगल इज 180 डिग्री। उसके बाद टाई अ स्टोन एंड वन एंड एंड स्ट्रिंग रिवॉल्व इन अ सर्कल, तो रस्सी को हमने एक पत्थर बांधा और इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो इसका डिस्प्लेसमेंट इधर होता है, फोर्स इधर होता है। ठीक है, तो फोर्स की डायरेक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अलोंग द टेंजेंट, तो थीटा कितना है? 90 डिग्री, वर्क डन कितना होगा? 0। अगर थीटा 90 डिग्री है तो वर्क डन कितना हो जाएगा? 0। ओके, वॉकिंग अप द स्टेयरकेस, अब आराम से समझना, अब ये एग्जांपल को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं अच्छे से। एग्जांपल नंबर 4, तो ये स्टेयरकेस है, ये स्टेयरकेस है। अब मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, अब इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर है? नीचे। ओके, बड़ी सी अर्थ इमेजिन करना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है और ये अप्लाइड फोर्स है, ये अप्लाइड फोर्स है। तो अब मैं डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, ऊपर की तरफ। अब वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव, वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स इज पॉजिटिव। व्हाई? बिकॉज मैं ऊपर चढ़ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर हो रहा है। लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज निगेटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज निगेटिव। व्हाई? बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है और मैं ऊपर जा रहा हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है और मैं ऊपर जा रहा हूं, वर्क डन इज निगेटिव। समझ रहे हो ना? तो इस तरह से। ओके, अब वॉकिंग डाउन द स्टेयरकेस, डाउन द स्टेयरकेस, अब डाउन द स्टेयरकेस में क्या होगा? देखो, डाउन द स्टेयरकेस मतलब मैं नीचे आ रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है, ओके, ये अप्लाइड फोर्स, ओके, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी नीचे है। तो वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स भी पॉजिटिव, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स भी पॉजिटिव, बिकॉज देखो अप्लाइड फोर्स, डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव, ग्रेविटेशनल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में पॉजिटिव। ठीक है, तो नीचे आते वक्त दोनों वर्क डन कैसे होंगे? पॉजिटिव होंगे। लेकिन ऊपर जाते वक्त अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन पॉजिटिव होगा, बिकॉज अप्लाइड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में। लेकिन नीचे आते वक्त, सॉरी, ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन कैसे होगा? निगेटिव होगा ऊपर जाते वक्त। ठीक है, अब उसके बाद स्टॉपिंग मूविंग कार बाय ब्रेक, मूविंग कार बाय ब्रेक, स्टॉप करना मतलब आपकी कार जो है वो आगे जा रही है, डिस्प्लेसमेंट आगे के डायरेक्शन में और आप पीछे के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हो, दोनों के डायरेक्शन अपोजिट, वर्क डन निगेटिव। ओके, अब उसके बाद क्लाइंबिंग अ ट्री, क्लाइंबिंग अ ट्री, तो ट्री पे अगर आप क्लाइंब कर रहे हो तो आप ऊपर जा रहे हो, ऊपर जा रहे हो मतलब, ऊपर जा रहे हो मतलब अगर आपने जो फोर्स लगाया है, आपने जो फोर्स लगाया है और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है, तो आप जो वर्क कर रहे हो, आपके वजह से जो वर्क हो रहा है दैट इज पॉजिटिव, बिकॉज आपके फोर्स ऊपर है, आपका डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर। लेकिन इस पर ग्रेविटेशनल जो वर्क कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, बिकॉज आप ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है, तो डिस्प्लेसमेंट ऊपर, फोर्स नीचे। कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो झाड़ पे चढ़ते वक्त भी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट में एक नोट पढ़ लेते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के सराउंडिंग में घुमाने के लिए जो कुछ भी पेट्रोल डीजल लगता है वो जीरो होता है। क्यों? बिकॉज देख लो, सपोज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट, सैटेलाइट मतलब क्या? जो प्लैनेट के सराउंडिंग में घूमता है उसको सैटेलाइट बोलते हैं। इसके दो टाइप होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। नेचुरल मतलब जैसे मून, क्रिएटेड बाय नेचर, मून एक सैटेलाइट है किसका? अर्थ का, लेकिन नेचर ने क्रिएटेड किया। आर्टिफिशियली तो क्रिएट नहीं कर सकते, अगर आर्टिफिशियली क्रिएट करते तो हर एक समाज का एक एक मून होता, या फिर हर लखपति आदमी के घर में एक मून होता। ठीक है ना? ऐसे तो आर्टिफिशियली जो क्रिएटेड है उसको बोलेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे एप्पल है, रोहिणी है, आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट शायद इंडिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट। ओके, देख लेना इंटरनेट पे आप। सपोज एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व अराउंड द अर्थ। ओके, तो इसको रब कर देता हूं मैं, आपको थोड़ा सा अच्छे से समझाऊंगा। एग्जांपल हो गया, आपने ये सारी चीजें लिखते जाओ, अच्छे से समझते जाओ। इमेजिन करो, इमेजिन करो दिस इज द अर्थ, ये हमारा अर्थ है। ओके, अर्थ है। अब इसके सराउंडिंग में एक सैटेलाइट घूम रहा है ऐसे, ये सैटेलाइट इसके सराउंडिंग में ऐसे घूम रहा है। तो इस पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, हमेशा याद रखना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ, और इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसे टेंजेंशियल होगा, डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल होगा। तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? एफ, एस, कॉस, थीटा। थीटा इज एंगल बिटवीन एफ एंड
यस, तो यहाँ पर थीटा कितना है 90 डिग्री, तो यफ यस cos 90 डिग्री, cos 90 डिग्री कितना होता है 0, तो यफ यस इंटू 0, तो दैट विल बी 0, तो वर्क डन कितना लगेगा 0 लगेगा। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के सराउंडिंग में घुमाने के लिए वर्क डन नहीं लगेगा, ओके, इसलिए उसको एनर्जी की जरूरत है क्या, नहीं, ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज टुवर्ड द सेंटर अलोंग द रेडियस, जो रेडियस पे घूम रहा है टुवर्ड द सेंटर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा, एंड डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द टेंजेंट, और डिस्प्लेसमेंट कहां होगा, अलोंग द टेंजेंट होगा, हेंस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू डिस्प्लेसमेंट, सो वर्क डन इज 0, इसलिए वर्क डन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें वर्क डन कैसे होता है 0 हो जाता है। तो हमेशा याद रखना फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर एक होगी तो वर्क डन पॉजिटिव, अपोजिट होगी निगेटिव, परपेंडिकुलर होगी 0, और हमेशा देखना कि किस फोर्स के वजह से वर्क पूछा गया, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज द बेस्ट एग्जांपल। आप अगर किसी स्टेयरकेस पे, और एक बार समझा देता हूं, चलो टेंशन मत लेना, आप अगर स्टेयरकेस पे ऊपर चढ़ रहे हो, आराम से समझना, आप डिटेल में अच्छे से समझना, अब ये मत बोलना कि नीचे, अर्थ बहुत बड़ा है ना, स्टेयरकेस हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, तो ये आप ऊपर चढ़ रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो, तो आपने ये अप्लाई किए हुए फोर्स की वजह से ऊपर चढ़ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो आप जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स कैसे वर्क कर रहा है, पॉजिटिव, दोनों की डायरेक्शन एक है, लेकिन इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे है। अब आप बोलोगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स तो इधर आ जाएगा ना, ये फोर्स ठीक है भाई, अगर अर्थ ऐसे होगा तो इधर आ जाएगा, लेकिन उसका एक कंपोनेंट लोगे आप इस डायरेक्शन में, बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऐसे हो रहा है ना, तो इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा। सपोज ये एंगल थीटा है, तो ये एडजेसेंट कंपोनेंट क्या आएगा, ये एफ कॉस थीटा, एफ कॉस थीटा, या ग्रेविटेशनल फोर्स कॉस थीटा आ जाएगा, तो कर सकते हो एडजस्ट, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, अपोजिट, वर्क डन निगेटिव। तो ऊपर जाते वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन निगेटिव होता है, और नीचे आते वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वर्क डन पॉजिटिव होता है, लेकिन ऊपर और नीचे दोनों टाइम अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज ऊपर फोर्स लगाया बॉडी ऊपर जा रही है, नीचे फोर्स लगाया बॉडी नीचे आ रही है, तो अप्लाइड फोर्स की वजह से वर्क डन तो पॉजिटिव ही होगा, लेकिन ऊपर जाते वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, वर्क डन निगेटिव, नीचे आते वक्त ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे, वर्क डन भी नीचे, सॉरी डिस्प्लेसमेंट भी नीचे, दोनों के सेम डायरेक्शन, वर्क डन पॉजिटिव, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। Don't forget to watch the next part of the chapter, and please subscribe and share the channel, and also share the channel and videos in all your WhatsApp and Facebook groups. Thank you.